Good morning everyone. I am Ram Bhatt, Junior Associate, State Bank of India. So in this video, we will talk about how I cleared RRB PO Mains because my interview is also scheduled on 26 February और मुझे लखनऊ जाना है इंटरव्यू देने। हालांकि थोड़ा टाइम इशू है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंटरव्यू देने ज़रूर जाऊँगा। और आप लोग का एग्ज़ाम है 20 फरवरी को आरआरबी क्लर्क मेंस का और 28 फरवरी को आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है। तो मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ कि मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी दोनों एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, अगर आप वो स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। हो सकता है आप भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करके सिलेक्शन ले लें। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो आप फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कोई अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है या जो आप पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं तो उनको ज़रूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। 20 फरवरी को ही आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है। अब बात करते हैं कि कैसे हम जीए कवर करें। सबसे पहले मैं जीए से शुरू करूँगा क्योंकि मोस्ट क्वेरी यहीं पर आती है। जीए कवर करने के लिए मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, अगर आप मुझे पहले से जानते हैं, मुझे पहले से फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, कि कम से कम 6 मंथ्स का जीए कवर करना कंपलसरी होता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। बहुत सारे लोग 3 और 4 मंथ्स का जीके कवर करके जाते हैं और एग्ज़ाम में 5th और 6th मंथ्स का जीके आ जाता है और उनका पेपर ख़राब हो जाता है। तो मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स आपके बिल्कुल ज़ुबान पे होने चाहिए। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि लगभग आपने 6 महीने के करंट अफेयर्स तैयार कर लिए हैं। और अगर आपने 6 महीने के करंट अफेयर्स तैयार कर लिए हैं तो अब इन बचे हुए दिनों में पहली बात तो आप उसको 1-2 घंटे में रिवाइज़ करते रहें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अब एमसीक्यू देना सॉल्व कर दें। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें रट के और याद करके चले जाते हैं, प्रैक्टिकल वो उन्हें सॉल्व नहीं किए रहते हैं और वहाँ पे जाके 2 ऑप्शंस में अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको क्वेश्चंस के आंसर मालूम होते हैं पर क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग पे तो बहुत एमसीक्यू दिए हैं, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पर जनरल अवेयरनेस को सिर्फ याद करके गए हैं और वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। अब आपको ये नहीं करना है। आप इन बचे हुए 6 दिनों में बहुत सारे एमसीक्यू दीजिए। ये को एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू कहाँ से आपको मिल जाएंगे? अड्डा 247 से मिल सकते हैं, ग्रेडअप से मिल सकते हैं, टेक्स्ट बुक से मिल सकते हैं, ऑलिव बोर्ड से मिल सकते हैं, स्मार्ट कीड़ा से मिल सकते हैं। आपको फ्री में जीके के एमसीक्यू मिल जाएंगे। जाइए, जो आपने पढ़ा है हर मंथ का एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और जो चीज़ें आप भूल गए हैं वो भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो यही आपको जीके में करना है। बाकी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आरआरबी का जो जीके है वो सेक्टर वाइज आता है, यानी हर एक सेक्टर से एक न्यूज़ आता है। जैसे एक एक्सरसाइज उनको पूछना ही पूछना है, एक राइटर और ऑथर्स उनको पूछना ही पूछना है, एक ऑबिचरी उनको पूछना ही पूछना है, एक अपॉइंटमेंट उनको पूछना है, फिर कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको पूछना है। तो ये सेक्टर वाइज नोट्स होते हैं और मैं हमेशा अपने वीडियो में बताते आया हूँ कि आरआरबी के जो जीए आते हैं वो सेक्टर वाइज जीए आते हैं। हालांकि इस बार आरआरबी पीओ में बैंकिंग के भी कुछ सवाल देखने को मिले हैं, तो बैंकिंग के भी कुछ सवाल आप पढ़ के जाइएगा। और आरआरबी पीओ के जो जीए का पेपर था उसको अभी जाके अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका आरआरबी पीओ नहीं क्लियर हुआ था, आरआरबी क्लर्क क्लियर हुआ है। तो आप एक बार आरआरबी पीओ के जीए के क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, मैं आरआरबी पीओ के पेपर देने गया था और आरआरबी पीओ के 1-2 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में भी आ गए थे। मेंस एग्जामिनेशन के 1-2 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में आ गए थे। तो अगर आपने आरआरबी पीओ के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जाके एक बार पढ़ लो। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और सेम एज इट एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो फिर वो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको जीके के लिए। बाकी आपने 6 मंथ्स का कवर कर लिया है, सेक्टर वाइज आप लर्न कर रहे हो, एमसीक्यू देना शुरू कर दो, जीके में यही करो। अब जीके के बाद सबसे बड़ा मुद्दा आता है, सर कंप्यूटर में क्या करें, कंप्यूटर कैसे क्लियर होगा, कंप्यूटर के सोर्सेज बताइए। कंप्यूटर की 2 अच्छी किताब रहती है, एक अरिहंत की और एक परीक्षा मंथन की। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोनों किताब आपके पास होगी, क्योंकि मैं वीडियोस में बता चुका हूँ अपने और आप इनसे पढ़ रहे होगे। और अगर आपने अभी तक इन किताबों को नहीं लिया था, आप इन किताबों से नहीं पढ़ रहे थे, तो अब जाके मार्केट से मत खरीदिएगा, क्योंकि 6 दिन में आप कवर नहीं कर पाएंगे। अब क्या करिए, अब सब्जेक्टिव होने से अच्छा है कि आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। आप गूगल करिए और कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप उठा लीजिए। अड्डा 247 से दे सकते हैं, जीके टुडे से दे सकते हैं, फेयर क्लाउड से दे सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। अब सब्जेक्टिव मत रटिए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए। देखिए क्या होता है ना,
कभी कभी एग्ज़ाम में सेंस आपका बहुत मायने रखता है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि अगर आप कंप्यूटर के टीचर नहीं हैं तो फिर आप कंप्यूटर ऑप्शन बेस्ड ही लगाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर ऑप्शन बेस्ड एक पूरा फॉर्मेट है, एक पूरा सिलेबस है कंप्यूटर का। कंप्यूटर को आप तब तक नहीं याद कर सकते जब तक कि आप कंप्यूटर के टीचर नहीं हैं। सपोज़ करिए कोई कंप्यूटर के टीचर है, उन्हें पढ़ाना है तो वो कंप्यूटर उनको हर कुछ याद होता है, उनको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आप कंप्यूटर को याद नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिकल समझ सकते हो, याद नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ऑप्शन का खेल आता है। क्वेश्चंस कंप्यूटर के ऐसे होते हैं कि ऑप्शंस उनका आंसर अपने आप देते हैं, तो आपको क्या करना है, उनमें सब्जेक्टिव नहीं होना है, बैठ के किताब बैठ के रटने लगे, नहीं करना है। अभी तक आप रट चुके हो, अब क्या करो, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। अड्डा पे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो गूगल कर लो, अफेयर्स क्लाउड में भी मिल जाते हैं, जीके टुडू में भी मिल जाते हैं, बहुत सारे और भी हैं, वहाँ पे आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर क्विज अगर आप गूगल करते हो तो। यही कंप्यूटर में करिए, आंख बंद करके, सब्जेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करिए, एक एक 2-2 घंटा सॉल्व करिएगा। अब ऐसा नहीं कि 10 मिनट में सॉल्व करके 30 मार्क खान बन जाइएगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा कंप्यूटर के क्विज सॉल्व करिएगा। ये हो गया कंप्यूटर के लिए। सेम एज इट मैं हिंदी में भी कहूँगा, हिंदी में आप लूसेंट की किताब लेके आते हो, आदित्य पब्लिकेशन की किताब लेके आते हो और हिंदी रटने लगते हो, वो करिए, अच्छी बात है, वो करना चाहिए। मगर मैं आपको बता दूँ, बैंकिंग एग्जामिनेशन की जो हिंदी है वो कैसी आती है, वो इंग्लिश के मॉडल के आती है। जैसे इंग्लिश में एक कम्प्रहेंशन आता है, कॉमन एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, पैराजम्बल्स आते हैं, तो ये सब इंग्लिश में आते हैं। सेम एज इट आरआरबी में हिंदी में आते हैं, ठीक है। आपसे तत्सम तद्भव हिंदी में नहीं पूछा जाता है, आपसे हिंदी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो आपको हिंदी के लिए भी क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट में जो हिंदी के 40 क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है और बारीकी से उनको समझना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ें सही हैं। ये हिंदी के लिए है। बाकी मैथ्स रीजनिंग आप पढ़ रहे होंगे, आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो अच्छा है, आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा चल रहा है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने प्री क्लियर किया है और 15-20 दिन पहले रिजल्ट आया है, 10 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो आप आरआरबी क्लियर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो मैथ्स रीजनिंग आपका तैयार होगा। बात आती है और क्या कर सकते हैं। और मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक मेंस का मॉक टेस्ट नहीं दे रहे थे तो डेली बेसिस पे एक मेंस का मॉक टेस्ट दीजिए। अगर 5 दिन में 5 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, 6 दिन में 6 मॉक टेस्ट भी दे लिए तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाएगा। दिन भर जीए हिंदी कंप्यूटर में मत वेस्ट कीजिए। आपको क्या करना है, सुबह 6 बजे उठ जाइए, उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप 10 बजे सो के उठेंगे तो काम नहीं चलेगा। एग्ज़ाम है आपका, आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो और अब आप एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो, गवर्नमेंट जॉब निकालने वाले हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सुबह 6 बजे उठ जाइए, सब कुछ करके नहा धो के 7 बजे बैठ जाइए। 7 बजे से 9:30 बजे तक मेंस का मॉक टेस्ट दे लीजिए, आधा घंटा में खा पी लीजिए, घूम लीजिए। फिर 10 साढ़े 10 बजे से बैठ जाइए, 10:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक जीए 2 घंटा पढ़ लीजिए, हिंदी 2 घंटा पढ़ लीजिए, कंप्यूटर 2 घंटा पढ़ लीजिए। शाम हो जाएगी, कहीं दोस्तों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर पढ़ाई में अपने आप को लगाई रहिए। जब 7-8 बज जाए थोड़ा बहुत घूम घाम लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। उसके बाद 7 से 8 बजे फिर से बैठिए और जो आपने सुबह मॉक टेस्ट दिया था उसका बढ़िया से एनालिसिस कर लीजिए। 40 क्वेश्चन जीए के पूरा अच्छे से कर लीजिए, हिंदी के 40 क्वेश्चन देख लीजिए और कंप्यूटर के देख लीजिए। मैथ रीजनिंग जो बचा हुआ है वो 2 घंटे 2.5 घंटे में कर लीजिए, सो जाइए। फिर यही पैटर्न अगले दिन भी फॉलो करना है। तो अब आपको इन बचे हुए 6 दिनों में यही करना है पढ़ाई को लेके। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम कैसे फेस करना है। देखिए, बहुत सारे लोग मैथ्स और रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं, जीए हिंदी कंप्यूटर बाद में करते हैं, पर मेरा ऐसा नहीं था। मैं जैसे एग्ज़ाम ओपन होता था, क्योंकि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस था, तो मैं सबसे पहले जीए अटेम्प्ट करता था और मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट में जीए पूरा कवर कर लेता था, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। उसके बाद मैं सीधे भागता था हिंदी पे, क्योंकि हिंदी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, हम कर सकते हैं हिंदी में। हिंदी को आप सॉल्व करिए, उसको भी आप 20-25 मिनट में हिंदी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर मैं कंप्यूटर में जाता था। तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मैं शुरुआत के 50 मिनट में जीए कंप्यूटर और हिंदी को कंप्लीट कर ही कर लूँगा, चाहे कितना भी टफ ये सेक्शन आए। तो सेम स्ट्रेटजी आपको भी होनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जीए मान लो थोड़ा टफ आ गया, हिंदी थोड़ी टफ आ गई, कंप्यूटर थोड़ी टफ आ गई, तो 1.5 घंटा जीए हिंदी और कंप्यूटर में लगा देते हैं, फिर आधे घंटे में मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने लगते हैं और उनका पेपर ख़राब हो जाता है। आपको ये नहीं करना है। आप एक टाइमर सेट कर लो कि 50 मिनट जैसे ही आएगा, चाहे आपका पेपर ख़राब हुआ हो, चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ, आपको मैथ्स और रीजनिंग पे चली जाना है।
आपको मैथ्स और रीजनिंग पे कूद जाना है। 1 घंटा एक लक्ष्मण रेखा बना लो, जो 1 घंटा 60 मिनट का टाइम होता है। अगर 50 मिनट का बनाए रखो माइंडसेट में, 5-10 मिनट इधर उधर हुआ, 60 मिनट बीता, भले आपने नहीं अटेम्प्ट किया उसको हटा दो, क्योंकि अगर चीज़ें आपके लिए टफ हैं तो मेरे लिए भी टफ हैं और बगल वाले के लिए भी टफ है। ठीक है, वही चीज़ें सबके लिए टफ हैं। अब यहाँ पे बेवकूफ़ वो बन जाते हैं जो उस सब्जेक्ट्स पे 1.5 घंटा दे देते हैं, और जब वो मैथ्स रीजनिंग पे जाते हैं तो पता चलता है कि यार मैथ्स रीजनिंग तो बहुत आसान आया था, इससे अच्छा हम मैथ्स रीजनिंग किए होते। तो आप 1 घंटा उनको सॉल्व कर लो। 1 घंटे के बाद जैसे टाइमर बीते, 50 मिनट आप ऊपर देखते रहो, जैसे 50 मिनट आए, अब अपना माइंडसेट बना लो कि अब मुझे ये चीज़ें छोड़ के मैथ्स रीजनिंग पे जाना है। जाओ, आधा घंटा रीजनिंग लो, आधा घंटा मैथ दो, दोनों सबको बराबर टाइम दो, टाइम बिल्कुल सेट करके जाओ। और अभी आप जो घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी टाइम बिल्कुल सेट किए रहिए। पेपर इजी आए या पेपर आसान है, 50 मिनट में जीए, हिंदी, कंप्यूटर सॉल्व करके उस लक्ष्मण रेखा से आगे आपको बढ़ना नहीं है, उससे पार करके तुरंत मैथ्स और रीजनिंग पे जाना है। तब आप इसे कहते हैं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट्स को भरपूर टाइम दिया। यहाँ आपका सारे सब्जेक्ट्स का सेक्शनल भी क्लियर होगा, सारे सब्जेक्ट्स को आपने टाइम भी दिया और सारे सब्जेक्ट्स का आपने एक्सपीरियंस किया, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी और आप इसको फॉलो करेंगे। और कोई क्वेरी होगा कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा मैं आपके सवालों का जवाब देने की। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।